हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टीजीटी पॉलिटी के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। तो चलिए ऑप्शन के जरिए देखते हैं कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन बोलता है प्रकृति में संज्ञा है। जी हाँ, बिल्कुल संज्ञा है, क्योंकि राज्य और जो केंद्र है उसके बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। जो अनुसूची 7 है वो क्या बात करती है, वो शक्तियों के स्पष्ट विभाजन की बात करती है। दूसरा, भावना में एकात्मक है। तो देखिए, एकात्मक भी है, यूनिटेरी भी है। कैसे? क्योंकि जब भी किसी प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल हमें देखने को मिलेगा या कोई अन्य बात होगी, तो उस समय क्या होता है कि राज्य की सारी शक्तियां किसके हाथ में चली जाती है, तो केंद्र के हाथ में चली जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो प्रकृति में तो संघीय है कि स्पष्ट विभाजन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही किसी प्रकार की देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई विपदा आएगी, तो उस समय सारी पावर केंद्र के हाथ में पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा, एकल नागरिकता की बात है। जी हाँ, और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। बी भी सही रहेगा। तीसरा जो है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टेबल। तो मौलिक अधिकार न्याय संगत है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो सी भी इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो 51A के अंतर्गत आते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है, रूस से हमने लिए हैं। इनके लिए अगर इनका उल्लंघन होता है किसी प्रकार से, तो न्यायालय में इनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कुछ चीजें समझिएगा। जैसे दो तीन चीजें होती है, एक को कहते हैं संवैधानिक निकाय, एक होता है वैधानिक निकाय, और एक जो है कार्यपालिका के आदेश से बना होता है। कार्यपालिका के आदेश से बना होता है। तो देखिए, संवैधानिक निकाय से क्या संदर्भ है यहाँ पे? तो आपको देखने को मिलेगा कि संवैधानिक निकाय जो होगा, संवैधानिक बॉडी कौन सी होगी जिसका उल्लेख कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? संविधान में देखने को मिलेगा। वैधानिक से मतलब होता है कि जो कानून या किसी प्रकार का अधिनियम के माध्यम से कोई संस्था बनी है, उसे क्या कहेंगे? वैधानिक निकाय कहेंगे। और कार्यपालिका आदेश, जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, उसे कार्यपालिका ही जो है कार्यपालिका आदेश से बनी हुई संस्था कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो निर्वाचन आयोग है, इसका वर्णन भारतीय संविधान में जो 324 से लेकर 329 तक के आर्टिकल है, वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324 जो है निर्वाचन आयोग की उत्पत्ति की, या किसी प्रकार से कहे निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है। और भाग 15 में निर्वाचन आयोग दिया गया है। दूसरा, वित्त आयोग की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 280वां आर्टिकल जो है वित्त आयोग की बात करता है। योजना आयोग जो है, योजना आयोग इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि योजना आयोग कार्यपालिकाई आदेश से बना था और इसको जो है समाप्त कर दिया गया था 15 अगस्त 2014 को। जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो लेकर आता था, वो यही आयोग लेकर आता था। इसे 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर गठन किया गया था नीति आयोग का। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग भी किसी प्रकार से संवैधानिक आयोग नहीं है, केवल एक थिंक टैंक है। तो योजना आयोग के स्थान पर क्या बना था? नीति आयोग बना था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात की जाए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आर्टिकल 315 है, ये किस चीज की बात करता है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है, उसकी स्थापना के बारे में बात करता है। तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है। अगर यूपीएससी से संबंधित या भारत या राज्य के अधीन, राष्ट्र या राज्य के अधीन सेवाओं की बात की जाए, तो ये कौन से भाग 14 के अंतर्गत आती है? भाग 14 के अंतर्गत आती है। और आर्टिकल की बात की जाए तो 308 से लेकर 323 के बीच में ये सेवाएं देखने को मिलती है, जिसमें से एक संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा भी है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए, जब भी राष्ट्रपति की बात होगी तो अध्यादेश कौन सा रहेगा? 1, 2, 3। 1, 2, 3 जो है बात करता है कि जब संसद का कोई एक सदन, जैसे लोकसभा हो गया, या दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब सत्र में नहीं होंगे, अर्थात कार्य नहीं कर रहे होंगे, उस दौरान क्या होगा? उस दौरान राष्ट्रपति अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या किसी प्रकार का इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ मतलब ज़रूरत महसूस हो रही है कि संसद के सत्र की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि अभी के अभी जो है कानून बनाना पड़ेगा,
तो उसके लिए देखा जाए तो अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये देखने को मिलेगा आपको 1 to 3 में, आर्टिकल 123 में ये चीज़ है। 124 की बात करें तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की बात इसमें होती है। सर्वोच्च न्यायालय 33+1 सीजीआई के रूप में गठन होगा या 34 जजों से मिलकर सर्वोच्च न्यायालय बनेगा। उनकी शपथ के बारे में और कहे तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी सेवा शर्तें क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसी आर्टिकल में दी गई है 1 to 4 में। 1 to 5 की बात करें तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेज है उनकी वेतन तथा भत्तों के बारे में बात की गई है। और 126 की बात करें तो कार्यवाहक जज, कार्यवाहक जजों के बारे में कहाँ मेंशन है, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 to 6 में ये चीज़ मेंशन है। तो ध्यान रखिएगा अध्यादेश के बारे में कि ये कहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 to 3 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो देखिए संपत्ति के अधिकार की बात की जाए तो बात करते हैं थोड़ा पहले चलकर, जब 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब पूर्णतः बनकर तैयार हुआ और पूर्णतः बनकर लागू हुआ, उस दौरान क्या होता है कि जो संपत्ति का अधिकार था ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 और दूसरा आपको देखने को मिलेगा 19F में ये चीज़ें जोड़ी हुई थी। 19F में या 19/7 अगर आप कहें, 19/7 में ये चीज़ें जोड़ी गई थी कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार होगा। लेकिन क्या होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर 300A में डाल दिया जाता है और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जाता है। कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेंगे कि भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 3 में 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका कानूनी अधिकार ज़्यादा सही रहेगा। कानूनी या संवैधानिक अधिकार दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है आप इसको ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, कानूनी अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है? तो मूल संरचना की बात की जाए तो मूल संरचना के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जब भी मूल संरचना की बात होगी तो मूल संरचना से तात्पर्य ऐसी चीज़ों से है जो 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 के समय में भारतीय संविधान में वर्णित की गई थी। संविधान सभा के द्वारा जो चीज़ें ऐड की गई थी, जिन मूल्यों को संविधान सभा ने ऐड किया था, उनमें किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? मूल संरचना कहते हैं कि मूल चीज़ें जो है संविधान की कभी समाप्त नहीं हो सकती। और ये थ्योरी कब दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो केस आया था उसमें ये थ्योरी दी गई थी। और कब का ये केस है? ये 24 अप्रैल 1973 का केस आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर रहेगा। यहाँ पे बात की जाए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बारे में, तो 1967 में ये केस आया था। इसमें क्या बोला गया था? मूल संरचना के जो पहली बार मूल संरचना के प्रतिपादन की ओर पहला कदम जो था इसी में आया था, लेकिन पूरी तरह से जो संरचना की बात आई थी वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आई थी। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो 1980 में केस आया था, इसमें और मजबूत हुई थी क्या चीज़? तो आपको देखने को मिलेगा कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो ज़्यादा मजबूत कहाँ हुआ था? 1980 के मामले में हुआ था। और फिर आता है IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु, 2007 का केस है ये। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो है 9th जो अनुसूची है उसमें न्यायिक पुनर्निरीक्षण की, जुडिशियल रिव्यू की बात करें, पुनरीक्षण की, तो उसकी शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि जो 9वीं अनुसूची है वो पहले क्या था, जो जुडिशियल रिव्यू था उससे बाहर रखी गई थी। लेकिन 2007 के IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुसूची को भी किसके अंतर्गत? जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया था कि इसमें जो भी कानून सरकार के द्वारा रखे जाएंगे उनका वो किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है या किसी प्रकार के संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी और ये चीज़ें कौन चेक कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें चेक कर सकता है। तो ये बात कहाँ आई थी? तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी कि उसमें आई थी IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो जब भी आपातकाल की बात हो तो ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, भाग 18 जिसमें आपको 3 आर्टिकल याद रखने हैं, 352, 356 और 360। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 352 की तो ये बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की,
ये बात करता है राज्यापातकाल की या राष्ट्रपति शासन की, और ये बात करता है वित्तीय आपातकाल की। और यहाँ पे एक और आर्टिकल आता है 365 जो आधार देता है किसको, 356 को, कि राष्ट्रपति को खुद ये चीज अनुभूति हो कि वहाँ किसी राज्य में जो है आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना है, या गवर्नर जो है किसी राज्य का गवर्नर राज्यपाल इस प्रकार की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के समक्ष रखे कि किसी राज्य की कार्यपालिका बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहाँ का मंत्रिपरिषद अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उनको जो है उनकी शक्तियाँ राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। तो ये आधार कौन देता है 356 को, तो 365 देता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल की बात जब भी आएगी तो 360, यहाँ पे 360 आर्टिकल 360 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 360 इसका सही आंसर रहेगा। आर्टिकल 368 की बात की जाए तो ये भाग 20 में आता है, और इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन की बात की गई है, और कहाँ से संविधान संशोधन लिया है, तो ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका से ये प्रावधान आया है भारतीय संविधान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो संसद है वो किस अनुसूची के तहत या संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है, तो आंसर रहेगा आपका आर्टिकल 249। देखिए यहाँ पे 249 बोलता है कि जो राज्य सूची है, यानी कि राज्य के पास जो विषय है, जितने भी 61 विषय हैं उनके ऊपर कौन कानून बना सकता है, तो संसद कानून बना सकता है अगर राज्यसभा उस चीज की अनुमति दे देती है तो ये बात करता है 249। 254 क्या कहता है कि जब भी राज्य या किसी प्रकार से केंद्र के बीच मान के चलिए कोई एक विषय है, कोई एक सब्जेक्ट पे दोनों के द्वारा, राज्य विधानसभा और केंद्रीय संसद के द्वारा, केंद्रीय यानी कि केंद्र या संसद के द्वारा जो है किसी एक ही विषय पर दो कानून बना दिए गए, तो ऐसे में जो है केंद्र का कानून सक्रिय होगा अगर दोनों जो विषय, किसी एक विषय पे मान के चलिए कि 5 क्लॉज दोनों ने बनाए हैं मिलके, या एक मतलब राज्य विधानसभा ने जो है एक अधिनियम पारित किया, एक जो है संसद ने अधिनियम पारित किया, तो दोनों ने मान के चलिए यहाँ पे 5 क्लॉज है, यहाँ पे उस अधिनियम में 6 क्लॉज है। तो अगर इसमें से कोई क्लॉज ऐसा है जो यहाँ पर भी है लेकिन वो दोनों आपस में जो है टकरा रहे हैं, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि केंद्र का कानून क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा और केंद्र का कानून ही मान्य होगा। लेकिन यहाँ पे 254 एक प्रावधान करता है, 254 एक, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य जो राष्ट्रपति है वो राज्य के कानून को मान्यता दे दे, तो राज्य के कानून को यदि राष्ट्रपति मान्यता दे दे तो उस केस में क्या होगा कि राज्य का जो अधिनियम है या राज्य का जो कानून है वो किसी केंद्र के कानून से ऊपर माना जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है 254 के अंतर्गत। 368 की बात की जाए तो वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और 356 में बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। तो डीपीएसपी के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो देखते हैं डीपीएसपी में क्या क्या होता है। ये न्याय संगत नहीं है, तो डीपीएसपी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता, अगर इनका उल्लंघन होता है तो किसी प्रकार से न्यायालय के शरण में नहीं जाया जा सकता। तो देखिए ये बात सही है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य रखते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। आपका आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 44, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है, या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से मजदूर संघ की बात की जाती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो क्या उससे क्या सुदृढ़ किया जा रहा है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात हो रही है। इसके बाद देखा जाए ये कानून की अदालत में लागू करने योग्य है, तो ये लागू नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा कि इनको जो है अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका सी आंसर सही रहेगा। अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन कहता है ये राज्य के मार्गदर्शक है, तो ये भी ठीक रहेगा, लेकिन आंसर के हिसाब से ये गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए राज्य के मार्गदर्शक है, बिल्कुल जब भी राज्य क्या करता है, कानून बनाता है, तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर, डीपीएसपी एक प्रकार से राज्य के मार्गदर्शक के लिए ही है कि किस प्रकार से जो है कोई भी कानून बनाया जाएगा, उसके क्या मूल्य होंगे, वो सारी चीजें कहाँ मेंशन है, डीपीएसपी में है। तो राज्य इन चीजों को ध्यान रखता है, तो ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सी सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में।
तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब भी बात होगी तो रूस से लिए गए हैं, 51A में है और भाग 4 क के बीच में या 4A में ये वर्णित है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 11 कुल मौलिक ड्यूटीज़ है, जहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि 10 जो है जोड़े गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कब जोड़े गए थे? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कब जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे 10। बाद का एक जोड़ा गया था 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 2002 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और किसकी सिफारिश पर आए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए थे। अब क्वेश्चन की ओर वापिस आते हैं कि अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है बिल्कुल। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, बिल्कुल ये भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सद्भाव और सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना, तो ये भी सही रहेगा क्योंकि जो 5वां मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलता है वो भाईचारे की बात ही करता है। आगे चलते हैं, तो अगला जो है राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देना। तो देखिए इस प्रकार की कोई मौलिक ड्यूटी 11 मौलिक कर्तव्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। बाकी ऊपर के 3 जो है आपको देखने को मिलते हैं 11 में से, लेकिन ये जो है किसी प्रकार से देखने को नहीं मिलता। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा जो मौलिक ड्यूटी है वो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की या राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा क्षमादान की जब भी बात होगी तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात है, 61 में महाभियोग की बात है, 62 में बात करता है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक ना आए तब तक राष्ट्रपति पद को छोड़ नहीं सकता। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 71 अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका कहाँ पे निर्णय होगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा 1, 2, 3 जिसमें अध्यादेश की बात है। फिर 111 में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति से तो 143 जिसमें कहा जाता है कि परामर्शी शक्ति की सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको कुछ आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण है वो याद रखने हैं। 74 में बात की जाए तो मंत्रिपरिषद की बात करता है। 75 में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि मंत्रिपरिषद की क्या कंडीशंस रहेगी, प्लस प्रधानमंत्री के पद का जो वर्णन है वो कहाँ पे है, तो वो भी 75 में देखने को मिलेगा। 76 की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल की यहाँ पे बात है, या जिसे कहते हैं महान्यायवादी। ये क्या होता है? ये कार्यपालिका का या जो संघ की सरकार होती है यानी कि जो केंद्र सरकार होती है उसका सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्षमादान की शक्ति कहाँ देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए 72 में आपको देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य ये चीज मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जो 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 10 जो मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो जोड़ी गई थी। यहाँ पे 44th की बात करें तो 1978 में आया था, 52 की बात की जाए तो 1985 में आया था। देखिए ये मोरारजी देसाई की सरकार के नेतृत्व में आया था, तो जिसमें इंदिरा गांधी जी ने जो जो गलतियाँ की थी या किसी प्रकार से संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था उन सबको सुधारा गया था। इसी में एक देखने को मिलेगा आपको कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया था, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। लेकिन उसको वापस 5 वर्ष कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था? तो 44वां जो था 1978 में उसके तहत किया गया था। अगर इसकी बात की जाए जो 52वां है वो कब आया? 1985 में आया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 10th जो स्केड्यूल है या 10th अनुसूची जो है वो कब जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी 1985 में। इसमें क्या बात है? तो दल बदल संबंधित जो दल बदल विधेयक या दल बदल अधिनियम आया था। तो यहाँ पे कंडीशंस लगाई गई थी कि कोई भी अगर जो सांसद है या किसी प्रकार से जो आपको देखने को विधायक देखने को मिलेगा, अगर जो जिस पार्टी से जीत कर आया है अगर चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी छोड़ देता है तो उसका जो निर्वाचन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रावधान कहाँ किए गए थे? तो वो 52 में किए गए थे। 1985 में जो दल बदल विधेयक आया था या अधिनियम आया था उसमें। 61 की बात की जाए तो 1988 में आया था, जिसमें बात की गई थी कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस प्रकार से इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है।
आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति का महाभियोग कौन प्रारंभ करता है? तो देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग की जब भी बात होगी तो राष्ट्रपति महाभियोग सीधा सा समझिए कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशरी जो है एक प्रकार से ये चीज है। आपको देखने को मिलेगा कि 61 जो है ये महाभियोग की बात करता है, यानी कि किसी व्यक्ति को या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की बात करता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी भी सदन में ये प्रारंभ हो सकता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले आपको क्या देना पड़ेगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी होगी, लिखित सूचना देनी होगी। और महाभियोग तभी लाया जाएगा जब 1/4 मेंबर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के 1 यानी कि 543 इस समय लोकसभा में है, तो इनका 4 जो है आपको देखने को मिलेगा, 135 या 140 के आसपास जितना भी बनेगा, तो इतने मेंबर जो है लोकसभा से राजी हो। और 254 में यहाँ पे जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि जो भी 1/4 हिस्सा होगा वो उतने मेंबर जो है राज्यसभा से सहमत होने चाहिए, तब जाकर ही कहाँ महाभियोग कहाँ आ सकता है, तो संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध आ सकता है। तो कहाँ से शुरू होगा, तो ध्यान रखिएगा कि ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जब भी संघ कार्यपालिका की बात आती है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। लेकिन राज्यपाल जो है कहाँ का है, तो राज्य कार्यपालिका का सदस्य है। राज्य कार्यपालिका का मेंबर कौन है, राज्यपाल है। यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा इनके साथ ही। इस प्रकार से चीज़ें, या जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है वो, तो जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये संघ कार्यपालिका का हिस्सा है और गवर्नर जो है संघ कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, भारत की संसद को कौन भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो देखिए जब भी भारत के संसद की बात होती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक आर्टिकल 79 जिसमें कहा गया है कि संसद के घटक हैं कौन कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, राज्य सभा, और यहाँ पे देखने को मिलेगा लोकसभा। लेकिन यहाँ पे लोकसभा के लिए जो है निम्न सदन की या निर्वाचन सदन की बात की गई है, और यहाँ पे राज्यसभा के लिए ऊपरी सदन की बात की गई है। तो इस प्रकार से 79 में क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो है मिलकर क्या बनाते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। तो संसद की डेफिनेशन अगर कभी आ जाए कि संसद कौन से आर्टिकल में है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 79 में है। दूसरा, अगर बात की जाए लोकसभा की, अकेले लोकसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो 81 में है। और राज्यसभा की बात की जाए तो आर्टिकल 80 में है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित बात करता है? तो देखिए इसका सही आंसर जो रहेगा आर्टिकल 94 इसका सही आंसर रहेगा। 93 में बात की जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है या कैसे उनका चुनाव होगा उसकी बातचीत की गई है 93 में। 95 बात करता है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो उस समय उपाध्यक्ष क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। वो बात कौन सा आर्टिकल करता है, 95। और 96 क्या बात करता है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रावधान किए जा रहे होंगे, स्पेशली अध्यक्ष को हटाने संबंधी, तो उस दौरान क्या होगा, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पर आपको देखने को मिलेगा कि अध्यक्ष क्या है, निर्णायक मत नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रकार से वो सदन में बैठ सकता है और एक सदस्य की भांति सारी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि 96 जो है ये इस चीज की बात करता है कि अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने संबंधी बात करता है? तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए निर्वाचन आयोग की जब भी बात होगी, भाग 15 324 से लेकर 329 आर्टिकल आएंगे। 324 जो है इसकी स्थापना की किस प्रकार से क्या क्या संरचना होगी उसकी बात करता है 324। 324 फर्दर डिवाइडेड है। 324 एक बात करता है कि भारत का क्या होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा। दूसरा 324 बोलता है दो जो है कि इसमें एक क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। 324 3 बोलता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ अन्य आयुक्त भी होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होंगे।
और जब अन्य निर्वाचन आयुक्त चुने जाएंगे उस समय अध्यक्ष कौन होगा? तो उस समय अध्यक्षता करेगा इस आयोग की कौन करेगा? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो अध्यक्षता करेगा। फिर आता है 324 का आर्टिकल 4 या जो उप प्रावधान है 324(4) वो क्या करता है? क्षेत्रीय आयुक्त की बात करता है। और कौन इसकी नियुक्ति करेगा क्षेत्रीय आयुक्त की? तो वो भी राष्ट्रपति करेगा। और 324(5) क्या बात करता है? तो वो बात करता है किससे संबंधित? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसको हटाने से संबंधित चीज़ों की जो बात करता है वो कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें 324 के तहत 324(5) में ये चीज़ें मेंशन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे 324 तो स्थापना से संबंधित हो गया। 325 की बात करें तो मतदाता सूची में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर क्या किया जा सकता है? किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता मतदाता सूची में या वोटर लिस्ट जो होती है उसमें जाति, धर्म या रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव का प्रतिबंध करता है ये आर्टिकल। 326 की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। और 327 की बात की जाए तो संसद को निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार से नियम बनाने की जब भी बात आती है तो वो कौन बात करता है? 327 करता है। तो इस प्रकार से ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे केवल संसद के द्वारा, तो ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जो है राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल में अगर बात की जाए तो राज्य विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। यहाँ पे है स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, तो राज्य विधानसभा तो नहीं, संसद भी भाग लेता है। निर्वाचित सांसद और विधायक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है जो 80 की धारा 3 है या 80 के 3 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये 12 सदस्य निर्वाचित की बात की गई है, मनोनीत की बात नहीं की गई है। तो ध्यान रखिएगा आपको निर्वाचित सांसद और विधायक यानी कि ये 12 जो मनोनीत सदस्य है, और लोकसभा में जो 2 मनोनीत किए जाते थे पहले, अब तो खैर वो समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन जो पहले मनोनीत किए जाते थे वो इसके चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे राष्ट्रपति के। और उसी प्रकार से जब महाभियोग आता है तो उस दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सांसद हैं वो चाहे मनोनीत हो, चाहे निर्वाचित हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, वो सब महाभियोग के दौरान भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो विधायक होंगे फिर विधायक उस परिप्रेक्ष्य में भाग नहीं लेंगे जब महाभियोग की बारी आएगी, वो संसद की पूरी तरह से कार्यवाही होगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे खैर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, निर्वाचित सांसद और विधायक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यों की सहमति से कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा जो है, तो यहाँ पे हम 249 के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 252 के बारे में। तो 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमति देते हैं तो जो संसद है वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है किसी विषय पर। लेकिन ध्यान रखिएगा सब राज्यों के लिए नहीं होगा, जो राज्य सहमति देंगे केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा। अगर राज्य इस प्रकार से डिमांड करते हैं या निवेदन करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 253 एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि किसी प्रकार से कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तो उसको लागू करने के परिप्रेक्ष्य में भी उस संदर्भ में भी क्या कर सकते हैं, जो राज्य है उसकी जो सूची है राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित बात करता है, तो 253। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार का प्रावधान करता है? तो शोषण के खिलाफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 23 और 24 जो है शोषण से संबंधित है, और ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आ जाते हैं। जितने भी आपको देखने को मिलेंगे 25 से 28 तो वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा शोषण के खिलाफ अधिकार कौन से है, तो अनुच्छेद 23 और 24 बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित करता है? तो ध्यान रखिएगा कि इसका वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनुच्छेद 61 में ये चीज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, विशेष बहुमत आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो विशेष बहुमत दोनों सदन
विशेष बहुमत से पारित करेंगे, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, तो खैर आज का जो है सेशन हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।